सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो तो अपन देख रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नोट नहीं करना, मोबाइल निकालना है, फिर क्लिक करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर ठीक है। चलो आराम से सुनो, बस तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमको करने दो, ठीक है। आओ, यदि अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो याद रखो कि सबसे पहले एटम होता क्या है, मेन चीज़ आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से, पहला क्वेश्चन यहाँ से अपना उठ के आएगा, व्हाट इज़ एटम। एटम होता क्या है, तो सबको पता है। यदि अपन एटम के बारे में एज्यूम करें तो एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्या होती है, सेल। क्या होती हैं, सेल। एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसपे होती हैं सेल, ठीक है। अब यदि हम एटम के डेफिनीशन की बात करें, यदि अपन एटम के डेफिनीशन की बात करें तो अपन डेफिनीशन क्या बोल सकते हैं एटम का, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल इंक्लूडेड होते हैं। तीन फंडामेंटल पार्टिकल जहाँ इंक्लूडेड होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एटम। जिसके सेंटर में होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके सेल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एटम। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम के बारे में अपना अपना व्यू दिया था कि क्या मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें इधर देखो फिर से, जैसे मान लो अपन ने क्या बोला कि एटम, मतलब पहले एक चीज़ समझो, जैसे मान लो अपन ने बोल दिया फुटबॉल, तो हमारे दिमाग में इमेज बन गया कि फुटबॉल कुछ ऐसा है। याद रखना, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ एटम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एटम से बाहर क्वेश्चंस एक भी नहीं आते हैं। तो एटम को एकदम यदि फील कर लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो एटम को अलग अलग साइंटिस्टों ने मतलब एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लो अपन ने बोला कि, बंद कर दो यार पूजा ये, और हरी तुम वो वाली पीछे वाली बंद कर दो, 20 मिनट की तो बात है, हो जाएगा काम। अपने को ना एटम को फील करना है, दिमाग में एक इमेज सेट कर लो कि जैसे एटम होगा क्या, कैसे। तो एक इमेज सेट करो कि एक छोटी सी बॉल है, एक छोटी बॉल है, इस बड़े बॉल के, छोटी बॉल के ऊपर एक बड़ी, फिर बड़े के ऊपर एक और बड़ी, फिर एक और बड़ी, लेकिन बॉल की जो लेयर है एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एटम। समझ गए। अब वो मतलब टच नहीं करती फिर भी जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है हम आगे देखेंगे। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम के बारे में अपना अलग अलग व्यू दिया था। तो पहले साइंटिस्ट आए थे कौन सा, डाल्टन। पहले साइंटिस्ट आए थे डाल्टन, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम जो होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को मतलब डाल्टन ने ये बताया था, फर्स्ट टाइम जो एटम के बारे में बताया था, तो डाल्टन ने ये बताया कि जो एटम होता है हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि ये गलत था। ठीक है, तीन चीज़ें अपने दिमाग में रखना, एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो डाल्टन ने ये बताया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो झूठ हो गया ना, क्योंकि एटम को तो हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। फिर इनकी थ्योरी को थोड़ा सा इम्प्रूव किए कौन से, थॉमसन। तो यहाँ पे एक मॉडल दिया गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन प्लम-वुडिंग मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने भी एक मॉडल दिया था जिसको हम बोले थे क्या, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने क्या बताया था, जैसे डाल्टन ने बताया था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट डिवाइडेड, लेकिन थॉमसन ने एटम के बारे में बताया कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने बताया कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके पूरे एटम का चार्ज होता है पॉजिटिव, कुछ ऐसे। पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, पॉजिटिव। और इस एटम पे कहीं कहीं पे बीच बीच में
नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस तरह से। क्या ये प्लस जैसे लाइन नहीं, ये प्लस ही है। पूरा 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 देखो वो पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वैसे रियल में सेंटर में पॉजिटिव होता है जहाँ प्रोटॉन होता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर हुआ, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव में सेंटर में मतलब पूरे उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे एक एग्जांपल होता है वाटरमेलन, उसको आप जब बीच में काटोगे ना तो एक ऐसे मतलब प्लस बना दो, बीच में जहाँ जहाँ उसके दाने डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं वो होता है नेगेटिव अकॉर्डिंग टू थॉमसन। ये भी गलत था। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया किसने, रदरफोर्ड ने। इसको इम्प्रूव किया रदरफोर्ड ने इसको इम्प्रूव किया था और एक मॉडल दिया जिसको हम क्या बोल रहे थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने इसी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया। क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल के सेंटर में मतलब जो एटम था उसका चार्ज था पॉजिटिव, और इन्होंने यहाँ से अल्फा रेज को यहाँ पे बमबारी कराई। मतलब अल्फा रेज पार्टिकल्स फॉर्म में जा रहा था वेव बना के। तो जैसे अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल के, जैसे अल्फा रेज गोल्ड फॉइल से आई तो जो इसके सेंटर पे आई थी, आ रही थी ना, जो इसके सेंटर पे आ रही थी ये रिटर्न होके सीधे चली गई। जब इसका ये वाली अल्फा रेज सेंटर से इसके टकराई और रिटर्न चली गई तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट ना होके सेंटर में होता है। इन्होंने बोला था पॉजिटिव जगह हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं। जब इन्होंने और बहुत सारी अल्फा रेज डाली, जैसे जो अल्फा रेज इसके पास डाली थी ना, तो जैसे ये इसके पास आई तो ये पॉजिटिव ने इसको रिपेल कर दिया और ये यहाँ चली गई। यहाँ से जो डाला इस पॉजिटिव ने रिपेल किया, इधर आ गई। जो इन्होंने थोड़ा दूर से डाला था तो यहाँ पे इसका रिपल्सन इतना दूर लग नहीं पाया, तो ये कहाँ चली गई, सीधे चली गई। दूर से डाला, रिपल्सन लगा नहीं, ये कहाँ चली गई, सीधे चली गई। क्लियर हुआ। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने ये बता दिया रदरफोर्ड ने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पे होता है, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेकिन इन्होंने नेगेटिव चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड ने नेगेटिव चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद कौन आएंगे, बोहर, जिन्होंने क्या दिया, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जब इन्होंने दिया तो बोहर ने क्या क्या बताया ये समझो। बोहर ने ये बताया, सबसे पहले बोहर ने एटम का साइज बता दिया। उन्होंने बोला जो एटम होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। मेन चीज़ तो यही था। फिर उन्होंने एटम के बाद उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस का भी बता दिया ने 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर बोहर ने इसकी रेडियस भी बता दिया, रेडियस ऑफ एटम भी बता दिया और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बता दिया। फिर बोहर ने ये भी बता दिया कि इसमें सेल होती है। इन्होंने बता दिया इसमें सेल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने जब सेल से जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में। और इन्होंने इनने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। इनने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। और जब हम इसके लिए स्टडी कर रहे थे तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने हाइड्रोजन का स्टडी किया, इजीली कर लिए। अब हमको हीलियम की स्टडी करना था तो हीलियम का तो वैसे 2 और 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टडी नहीं कर पा रहे थे। हमको हीलियम को He+ में कन्वर्ट करना पड़ा। अपने को यदि लिथियम का स्टडी करना है तो लिथियम कितना होता है 3 और 7, तो इसको अब अपने को Li+2 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन।
यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 रिमूव कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको मतलब स्टडी करने के लिए Li+2। अब जैसे मान लीजिए आपको मिल गया कोई मान लो फ्लोरीन, आपको अब फ्लोरीन की स्टडी करना है, ठीक है। अब फ्लोरीन का होता है 9। अब फ्लोरीन की स्टडी करने के लिए आपको इससे 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, तो ये जाके होगा F+8, जबकि इस तरह के एटम को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप उसके ऑक्टेट को गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ करने में बहुत ज़्यादा क्या खर्च हो रही थी? एनर्जी। क्या खर्च हो रही थी? तो अब हम बात करेंगे एनर्जी की। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप इसके नीचे आओगे, उन्होंने हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है। फिर लिथियम से, बेरिलियम से, बोरोन से, जैसे जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? एनर्जी की। तो उन्होंने एनर्जी को किस फॉर्म में यूज किया था अपन वो सीखेंगे पहले, तो इसको नोट करो, फिर मैं एनर्जी देखता हूँ। एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले आए थे डाल्टन ने, जिन्होंने बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आए थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर। अब बोहर के बाद एक लास्ट साइंटिस्ट आएंगे, क्वांटम, और ख़त्म। पहले इसको नोट करो। देखो तुम सबको पता है कि एक दिन में पूरी थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हैं मतलब यहाँ 1 घंटे में, लेकिन अपने को ना जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो अब मैंने क्या बोला, अपने को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी को सीखने के लिए हमको एक साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जिनका नाम है आइंस्टाइन। जो बोहर इक्वेशन होती है, जब हम पढ़ेंगे तो जो बोहर का एनर्जी इक्वेशन होता है, रियल में बोहर ने आइंस्टीन के इक्वेशन में ही मॉडिफाइड किया था कुछ ना कुछ। क्लियर? आप समझना। यदि अपन बात करें यहाँ पे, सुनिए ना, यहाँ पे जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होती है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि ये एटम है, ये एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि आपको रिमूव करना है, मान लीजिए चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है और ये है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये है हीलियम। इस इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करोगे तो आपको यहाँ से देना पड़ेगा क्या? एनर्जी। अब जो आप एनर्जी यहाँ पे दोगे तो ये एनर्जी डायरेक्ट नहीं आएगी, ये एनर्जी आएगी फोटोन फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी? फोटोन फॉर्म में। और जो फोटोन होते हैं वो होते हैं एनर्जी के बंडल। क्या होते हैं? एनर्जी के बंडल। अब ये जो एनर्जी के बंडल आ रहे हैं ना, तो आपको देखो ये सीधा दिख रहा है ना, लेकिन रियल में ये सीधा नहीं होता, वेव फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? वेव फॉर्म में। मतलब ये कुछ ऐसे आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? ये वेव फॉर्म में। अब वेव फॉर्म में एक ये ट्रॉफ जिसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। तो आइंस्टीन का एक इक्वेशन था E = mc²। m होता है मास ऑफ फोटोन, c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि जो लाइट आती है वो फोटोन फॉर्म में ही आती है, तो c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब सुनो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से एनर्जी आ रही है, मतलब ये जो E = mc² आके इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है ना, तो इसकी एनर्जी जो है, इस इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से यहाँ जुड़ा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच विथ सेल। समझ गए? है ना? फॉर रिमूव।
नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव ही नहीं होगा, तो ये हो गई इसकी एनर्जी। अब इसकी एनर्जी से अपने को क्या क्या निकालने के लिए आ जाता है, तो ये देखो, तो अपना क्या होता है, देखो ये वेव फॉर्म में आती है E=mc² और एक होता है E=hc/λ, सॉरी E=hμ, E=hμ। अब h क्या होता है, h होता है प्लांक कांस्टेंट। अब देखो जो बोहर साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो बोहर ने एनर्जी के लिए इक्वेशन दिया है ना, तो बोहर ने कुछ नहीं किया, बोहर ने आइंस्टीन की थ्योरी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया और बोहर ने प्लांक की थ्योरी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। प्लांक PLANK प्लांक है ना, 6.673 × 10⁻⁻34 ये इसका कांस्टेंट वैल्यू था h का। ठीक है, तो बोहर ने कुछ नहीं किया, बोहर ने क्या किया कि आइंस्टीन के इक्वेशन को और प्लांक के इक्वेशन को स्टडी किया, दोनों ने सेम चीज़ बताया था। ठीक है, इन्होंने बस ये बताया था मतलब कि ये सनलाइट है, और इन्हें प्लांक ने बता दिया था कि जो सनलाइट होती है वो एक वेव फॉर्म में जाती है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इसी को मैं μ होता है c/λ, हम इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा E=hc/λ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब अपन ने दोनों एनर्जी सेम है तो दोनों इक्वेशन को सेम कर दो, तो mc² hc/λ, इधर की वेलोसिटी 2c, इधर 1c, 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर बचेगा mc h/λ। यदि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा h/mc फॉर फोटोन। कभी कभी ये बोल देता है h/p, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सिखाए थे, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये किसके लिए हो गया अपना वेवलेंथ। अब देखो यहाँ से जो मैंने एनर्जी वाला बोला था, तो एनर्जी के लिए देखो यदि इजी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट एनर्जी पूछेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन टफ बनाता है तो आपसे मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों पूछता है। क्या पूछेगा, मोमेंटम और। इस वाले चैप्टर के साथ साथ तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ लेना, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा यहाँ। अब यहाँ के बाद अपन देखेंगे, ये हो गया देखो एटम को। अब ना ये एटम इसी मतलब ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में घूम रहा होता है v वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है, और इसकी एक रेडियस भी फिक्स होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने से पहले जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉन, मास कितना है और चार्ज कितना है। बी आएगा प्रोटॉन, मास कितना है और चार्ज कितना है। सी आएगा न्यूट्रॉन, मास कितना है और चार्ज कितना है। ठीक है, चलो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, मास, चार्ज, मास, चार्ज। अब यहाँ से कभी कभी आपको स्पेशल चार्ज पूछता है। मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट, ये नीट में पूछ चुका है।
मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का स्पेशल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तुम लोग क्वेश्चन में ये वर्ड सुनोगे ना स्पेशल चार्ज, तो तुमको मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट ज़रूर मिलेगा। तुमको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंसर तुम लोग सही कर लोगे। मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट अपने को नहीं पता क्या होता है, ठीक है, मेरे को तो पता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता क्या होता है, तभी मैं बता दूंगा क्या होता है शॉर्ट में। तो मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट होता है E/m, मतलब स्पेशल चार्ज। स्पेशल चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। तो इसमें इसका डिवीज़न, इसमें इसका, तो हमारा E/m आ जाएगा। मिल्टन ऑयल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो मैंने बोला था 200 नंबर यदि तुम लोग स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को फार्मूले और कॉन्सेप्ट पता है। यदि तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम लोग उसका सलूशन देखोगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ तुम लोगों के साथ कि उसमें ऐसा फार्मूला यूज किया गया हो जो तुमको ना पता हो। क्यों ना? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो क्वेश्चन हमसे इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। समझ गए? अभी तुमने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछा, दोनों में सेम फार्मूला था, तुमसे क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि तुम समझ नहीं पाई। समझ में तभी आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, जैसे मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, कितना इजी लग रहा है तुमको। जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब इनके अलावा फार्मूले नहीं आएंगे। बस हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमको अप्लाई क्या करना है। ये तभी आएगा जब करो ना मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। तुम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 99 गलत करो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो सही हुआ, लेकिन तुमको 99 मिस्टेक अपने पता चल गए, फिर 99 मिस्टेक सही करो, दोबारा ट्राई करो, देखना तुमसे 90 तो मतलब 9 तो और सही हो जाएंगे। फिर तीसरी बार में कितने गलत हो, कितने 90। ऐसे बार बार करोगे ना तो हो जाएगा। तुम यार सीधी सी बात ये है ना कि यदि 40,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन तो होता ही है ना। तुमको थोड़ी ना मतलब है कि 16 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 18 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 20 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तुमको इससे मतलब थोड़ी है। तुमको तो एक सीट चाहिए MBBS की, और क्या। तुम किसी का हक थोड़ी छीन रहे हो, तुमको तो अपना हक चाहिए। समझ गई? अपना हक लेने के लिए है कि मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार। ये 2 महीना तुम लोगों को बहुत अच्छा मिल गया है। सोचो ना, यदि मई में पेपर हो जाता तो क्या होता, अगस्त में भी हो जाता तो क्या होता। फिर तो यदि मई में पेपर हो जाता तो पक्का तुम लोग यही सोच लेते कि अब तो ड्रॉप ही लेना है, लेकिन बच गए ना। तो अब 2 महीने का टाइम मिल गया, मतलब तुम लोगों को सारा थ्योरी आ गया है। मतलब ज़्यादातर तो मैं पढ़ा डाला हूँ, मुश्किल से 2-4 चीज़ें बची हुई हैं, तो उनको ऐसे वेस्ट ना करो, कर डालो। ठीक है, चलो अब यदि अपन बात करें किसका, रेडियस। ठीक है, तो अपन देखेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यदि हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Rn। 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 13 a की पावर 1/3। ठीक है, ये होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला, और यहाँ पे a होगा एटॉमिक मास। क्या होगा? एटॉमिक मास। अब मैं यहीं से एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर एल्यूमिनियम। आपको एल्यूमिनियम एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है, सीधे आप लिखिए Rn इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस, ये सेंटीमीटर में कहेंगे स्ट्रॉन्ग में, पक्का सेंटीमीटर में होगा ना ये। सेंटीमीटर में है, -13 सेंटीमीटर में है। ठीक है, आ जाओ, है ना। तो ये हो गया अपना सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 डिवाइड बाई 1/3। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब से ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 13, और 3 का क्यूब 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 12 3 36, 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर।
ये हो गया। इस तरह से हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब नीट में क्वेश्चन आएगा नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इस तरह के 2 एटम दे दिए जाएंगे और आपको रेडियस रेशो कैलकुलेट करेगा, एक का रेडियस दे दिया जाएगा। तो कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला, यदि आपको इस तरह से कभी कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो Rn1 Rn2 अपॉन A1 बाई A2 की पावर 1/3। ईजिली यहाँ से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत टफ बना के देता है एग्जामिनर। जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो ये क्वेश्चन वो अपने हिसाब से बहुत टफ देता है, लेकिन अपने को स्मार्टली कैसा करना है, दोनों का ये कंपेयर कर दो। अब इन 4 में से कोई एक अननोन होगा, इन 4 में से कोई एक, आपको कोई एक की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा लेना, इनमें से कोई सी भी एक नहीं दी रहेगी, 3 दी रहेंगी, आप निकाल लेना। क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद अपन देखेंगे सेकेंड नंबर हेडिंग, ये हो गई हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अपन देखेंगे क्या, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है, R = 0.529 L² अपॉन Z। ये एंगस्ट्रॉन्ग में है, किस में है, एंगस्ट्रॉन्ग में। और 1 एंगस्ट्रॉन = होता है 10⁻⁻⁻⁻। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे देखो, आपको इस बार क्या दे दिया, रेडियस ऑफ एटम, मतलब कि जैसे ये पूरा का पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला था इसका रेडियस, और जो ये वाला है इस पूरे का रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ एटम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो जेड है ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और जो एन है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कैसे पता करोगे, तो कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, ट्रिक है ये ट्रिक है। जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसका सेल वही होगा। जैसे 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो उसका, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन 1st पीरियड का है, उसमें सेल फर्स्ट होगा। लिथियम 2nd पीरियड का है तो उसमें सेल कितने होंगे, 2nd। तो आगे तो हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और ये ट्रिक नहीं बताएंगे, मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दिया क्योंकि अपन क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। जो एलिमेंट, जैसे मान लो कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी 4th पीरियड के हैं, तो n = क्या ले लेंगे, 4th। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको इसी लिथियम की रेडियस कैलकुलेट करना है, तो एल्यूमिनियम का, सॉरी, तो आप लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, R = 0.529 N। लिथियम किसका है, 2nd का, हाँ सॉरी एल्यूमिनियम भी 2nd का है। लिथियम, हाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 3rd का है। ठीक है, ये 3rd का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 / 13, 9 × 5 = 45, 4.5 13, 13 13 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 3 0.39 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये रेडियस। तो अब इनको हल्के में मत लेना, ये सब आते हैं एग्जाम में, बाद में फार्मूले भूल जाते हैं। तो हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और ये हो गया रेडियस ऑफ एटम। अब अपन देखेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसमें वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, V = 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकेंड। हाँ वो तो रहेगा ही, Z/N सेंटीमीटर/सेकेंड। यदि आप इसी को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁶ Z/N मीटर/सेकेंड। पता ही है आपको देखो, जैसे वहाँ पे Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर और N हो जाएगा नंबर ऑफ सेल। आप यहाँ से कंपेयर करके क्या वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी के बाद अपन देखेंगे एनर्जी। एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला है E = -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा अपना एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी में भी क्या होगा देखो, जेड मतलब एटॉमिक नंबर का स्क्वायर और एन। कभी मान लो ये भूल गए तो कैसे निकालोगे, सुनो ना, मज़ा आएगा। ये एटम है, एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो एक इसमें इधर पे फोर्स लग रहा होगा, एक इसमें बाहर साइड स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। हेलो, एक बाहर स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, एक अंदर फोर्स लग रहा होगा। अब ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलॉम्स लॉ। मतलब यहाँ पे जो लग रहा होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्यूडो फोर्स फॉर सर्कुलेशन कौन सा होता है? बोले तो दो भूत हैं, एक गोल गोल वाला, एक सीधे सीधे। NLM में पढ़ाया था mv²/r। कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी यदि भूले ना तो सीधे आप कंपेयर कर दो। मतलब ये लिख दो mv²/r = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R से R एक कैंसिल होगा, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। वेलोसिटी और रेडियस यदि आप निकाल लिए, आगे आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो या अब यदि तुम यहाँ से देखोगे तो एनर्जी वाले फार्मूले में भी रख सकते हो उधर, ठीक। वेलोसिटी था ना मास इनटू एनर्जी mv²। अरे यार एनर्जी अपना था ना, तो वहाँ से तुम ये चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। तो ये ऐसा तरीका है कि यदि आप कुछ भूल गए तो आप यहाँ से कर लो, वैसे डायरेक्ट याद रखो तो बहुत बढ़िया है, क्लियर, क्योंकि यहाँ सेल चेंज हो जाती हैं। तो ये हो गया अपना इसका एनर्जी। अब इतनी चीज़ें जो बता दिए थे, ये सारी की सारी चीज़ें बता दिए थे बोहर ने। बोहर ने एक चीज़ और बता दिया था, हाइड्रोजन की सेल के लिए एनर्जी। ये दोनों फार्मूला नोट कर लो, फिर मैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता दूँ। चलो, अब बोहर ने एक चीज़ और बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी सेल बना लेंगे। बोलो हाइड्रोजन में इतनी सेल तो रहती नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए n = 1 2 3 4, ठीक है। मान लो अपन ने 4 सेल लिया, पहले सेल को बोला K L M N, क्लियर। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है कि आप सबको पता है कि बोहर ने बताया था कि हर सेल की एनर्जी फिक्स होती है, हर सेल की एनर्जी फिक्स होती है। यदि मान लो ऐसी सेल है और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी क्या करेगा, हल्के मत लेना, ठीक है। ये आते हैं पॉइंट नेट में। यदि इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बाहर के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, अंदर के लिए एनर्जी कम चाहिए। और यदि बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब आ जाओ इधर, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यदि इस सेल में है, पहले सेल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो इस सेल की एनर्जी कितनी होती है, इसकी -13.6। और इस सेल से मतलब n = फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में इसको जाने के लिए चाहिए होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, सेकेंड सेल में। अब सेकेंड सेल से इसको थर्ड सेल में जाने के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन फर्स्ट सेल से डायरेक्ट थर्ड सेल में जाने के लिए दोनों को प्लस कर दो तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को जो थर्ड सेल में है फोर्थ सेल में जाना है तो इसको एनर्जी चाहिए 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यदि इसी इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ में जाना है तो पूरा जोड़ दो
12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से टोटल बाहर निकलना है तो हमको चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ तक डिस्कवर, मतलब यहाँ तक ही अपने को फिफ्थ सेल तक ही स्टडी किया था। अब जैसे मान लो पहले सेल की फिक्स एनर्जी -13.6, दूसरे सेल की -3, तीसरे सेल की -1.51 और 0.85। ये मतलब कि जो फिफ्थ सेल मैंने बोल दिया मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ सेल का तक का स्टडी किया था। तो ये हो गया हाइड्रोजन एनर्जी स्पेक्ट्रम। जो तुम लोगों का एक क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन कहाँ से नहीं आता है जो मैंने नहीं बोला, तुम लोग घर जाके रीड कर लेना। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन, चैडविक, है ना। ये सारी चीज़ें थ्योरी वाला तुमको खुद से रीड करना है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपना क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, बस 10 मिनट का और टॉपिक है, क्या, क्वांटम नंबर। 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हो जाएगा 10 मिनट। रब कर दूं? इनको याद भी करना बेटा, नोट कर लेना जाके, ये तुम्हारी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। अब PYQ के अपने इसके भी कर डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर होता है ना, तो क्वांटम नंबर तुम ये मान लो कि एटम का ब्रह्मा है। मतलब क्वांटम नंबर से पूरे के पूरे एटम की कहानी अपने को समझ में आ गई थी। मनीष कल ये वाला बल्ब यहाँ लगाना है, हाँ, थोड़ा उजेला हो जाएगा। हमको लगता है ये जला के आओ ना हरी, उधर से सारे बटन मारो, जलेंगे। इधर के बल्ब और लगे होंगे आज, हाँ, वो दोनों में से कोई एक जलता है। ये जलता है, ये देखो, सारी मार दो इधर के। इस वाले, हाँ बस। ये क्यों, ये बंद कर दिए, ये बंद कर दिए। इस वाले बोर्ड के सारी बटन चालू कर दो 15 मिनट के तो बाद। हाँ बस, वो सब दिखेगा, रुक जाओ, सब दिख तो रहा, बढ़िया। अरे कोई दिक्कत नहीं, रहने। हाँ हाँ, कोई सी बंद हो गया। आओ, अब मेरी बात समझना, क्वांटम नंबर मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना। जो क्वांटम नंबर होता है, पहली बात ये 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो अपना क्वांटम नंबर है ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शेल बना लेते हैं और यहीं पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या लिख लिए? 3s2। और हम इसको टारगेट करते हैं F3s2 को। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम NLMS, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये किसी भी एटम की शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे यहाँ पे अपनी टोटल कितनी सेल हैं? 3 सेल है। तो यदि इस एटम की बात करें तो सेल कितनी हो जाएंगी? 3।
फिर जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये सब सेल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सब सेल को। और सब सेल जो होते हैं ये कितने होते हैं? 4, SPDF। ठीक है। अब S पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है तो 2, 6, 10 और 14। ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, इसको समझना, जिसको ये समझ में आ गया उसको मज़ा आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम है, इस एटम के पहली सेल में n है, इस एटम की पहली सेल में n इक्वल टू यदि 1 है, n इक्वल टू यदि 1 है तो सिर्फ s होगा, मतलब पहले सेल में सिर्फ s सब सेल है। देखो ये उसी को समझ में आएगा जिसको पहले से थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है। पहले सेल में सिर्फ s सब सेल है, यानी कि पहले सेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है। फिर यदि हम दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल में n इक्वल टू 2 में s और p दोनों है, मतलब कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। मतलब दूसरे सेल में ये एक s है, एक p है। अब s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि p के पास 3 सब सेल है, s के पास एक ही सब सेल है, d के पास 5 और f के पास 7। क्लियर हुआ? चलो अब यदि हम बात करें n इक्वल टू 3 तो n इक्वल टू 3 में s p d तीनों होगा, यानी कि s p d तीनों होगा। d के पास 10 होंगे, p के पास 6 होंगे, s के पास 2, तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। आगे यदि आप जाओगे तो f भी आ जाएगा, आगे की सेल में जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा? f s p d f। समझने का प्रयास करना, ध्यान देना। पहली वाली कॉलोनी में एक ही मकान है, 2 लोग रहते हैं। पहले वाले कॉलोनी में एक ही मकान है जहां 2 लोग रहते हैं। दूसरे वाले कॉलोनी में, ये कॉलोनी सीधी नहीं है, गोल गोल कॉलोनी है। दूसरे वाले कॉलोनी में 2 मकान हैं, एक का S है और दूसरा P है। अब P वाला जो मकान है उसमें 3 रूम हैं और हर रूम की कैपेसिटी 2 इंसान की है। फिर से सुनना, पहली वाली जो कॉलोनी है एक ही मकान है और एक ही रूम है और एक रूम की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 की है, मिनिमम 1 हो सकता है। दूसरे कॉलोनी में 3 मकान हैं, वो डिस्टर्ब करता है। दूसरे कॉलोनी में 2 मकान हैं, एक S एक P। S वाले मकान में एक ही रूम है, P वाले मकान में 3 रूम हैं और एक रूम की कैपेसिटी 2 इंसान की है, तो टोटल कितने? 8। फिर हम तीसरे कॉलोनी की बात करें तो तीसरे कॉलोनी में 3 रूम हैं, सॉरी 3 मकान हैं, है ना। एक मकान है S, एक मकान है P, एक मकान है D। S मकान में 1 रूम है, P मकान में 3 रूम है, D मकान में 5 रूम है। नेक्स्ट कॉलोनी में 4 मकान हैं, S P D F, 1 रूम, 3 रूम, 5 रूम और 7 रूम, टोटल हो जाएंगे 32 लोग। समझ में आया? तो जो कॉलोनी है वो सेल है, जो कॉलोनी है वो सेल है, जो मकान है वो सब सेल हैं, मकान के अंदर जो लोग हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लोग कैसे लेते हैं, सीधा लेते हैं कि उल्टा लेते हैं, वो स्पिन क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। 1 मिनट की चीज़ और समझो बस, जो अपना ये है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, जैसे मान लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में L। अब क्वेश्चन आता है कि n इक्वल टू 2। क्वेश्चन आता है, बहुत बार नीट में आता है, यदि n इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? हेलो,
यदि n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 +1 +2 -1 -2, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब कि यदि n 2 है, यदि n 2 है तो अपना क्या हो सकता है? देखो मतलब कि मतलब यदि n इक्वल टू 2 है तो अपने इतने सारे हो सकते हैं, मतलब कि 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 में मतलब तुमको पता है dx/, नाम हम दे सकते हैं dx/, dxz, dyz, dx² y² dz²। यदि तुमको ये कहानी समझ में आ गई ना तो ये इस पूरे टॉपिक का सबसे टफ पोर्शन। अब सुनना ऑप्शन कैसे मिलेगा। n इक्वल टू 2 मिल गया तो आपको मिलेगा बहुत सारा कि l इक्वल टू 2 3, l इक्वल टू 2 1 0। तो l इक्वल टू हमारा देखना क्या होगा, यदि n 2 है तो l इक्वल टू हमारा -2 +2, मतलब इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, कम मिल सकता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है तो जो मतलब प्रिंसिपल जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, कम हो सकती है। लेकिन यदि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो हमारा जो L है वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 5 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। यदि इतना समझ में आ गया तुमसे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आज। ठीक होता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के आते हैं नीचे, एकदम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। जब तुम लोग करोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बताया हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन हम करोगे तो ये बहुत अच्छा। जैसे मान लो कि तुमको मिल गया n इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा? +1 0 -1, यानी कि ये हो जाएगा, देखो ये px py pz। तो जो px py pz जो हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये हम ब्रेक करते हैं, फिर उनका नाम देते हैं, वो रियल में यही होता है। तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट क्या, क्वांटम नंबर। अब तुम लोगों को कल जाके 50-60 क्वेश्चन PYQ होंगे और कुछ NCERT के। ठीक है, ये दोनों मिला के कर लेना। NCERT का एक बार थ्योरी भी ऊपर रीड कर लेना। कल अपन करेंगे दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, मोर कॉन्सेप्ट